इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 30 क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर लिए थे, अभी 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा। और एस्टिमेशन और कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन आर स्क्यूड कंड्यूट सर्किट यूज्ड। तो स्क्यूड कंड्यूट सर्किट हम कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं? तो वोल्टेज जब आपका 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच में रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम स्क्रूड कंड्यूट सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिस्टम से क्या लाभ होगा आपको? जो मैकेनिकल लॉसेज है वो आपके नहीं होंगे, और जो आपका क्या है फायर वाली प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर आपको नहीं होगी, और जो आपका नमी का प्रॉब्लम है, मॉइस्चर का प्रॉब्लम है, वो भी आपको नहीं होगा। और अगर कोई खराबी आती है केबल के अंदर, तो आप इजीली उसको बदल भी सकते हैं। तो ये इसके फायदे हैं। नेक्स्ट देखें, इन एन इलेक्ट्रिक लाइन स्विच इज कनेक्टेड टू। कौन से वायर में हम स्विच कनेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन में हम फेज में ही स्विच को कनेक्ट करते हैं, ताकि और स्विच को फेज के सीरीज में लगाया जाता है। जैसे कि आदर्श से आपका फेज आ रहा है, अगर आपको स्विच लगाना है तो स्विच का एक वायर आप यहाँ पर लगा देंगे, एक वायर आप यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरीके से आप कनेक्शन करते हैं स्विच का। इसमें लगाते हैं फेज में आपको स्विच लगाना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू IS कोड द कलर ऑफ अर्थ वायर। अर्थ वायर का कलर किस टाइप का होता है IS कोड के हिसाब से? इंडियन का स्टैंडर्ड कोड है, अर्थ वायर का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, और ब्लैक जो होता है वो न्यूट्रल का होता है। ब्लैक किसका होता है? न्यूट्रल का। और रेड किसका होता है? फेज का होता है, जिसको लाइव वायर भी हम बोलते हैं, पॉजिटिव वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अर्थ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन प्लेट अर्थिंग। तो प्लेट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड जो यूज की जाती है वो किसकी बनी होती है? प्लेट की बनी होती है, क्योंकि प्लेट ही यहाँ पर यूज कर देंगे। तो प्लेट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड किसकी बनी होती है? प्लेट की बनी होती है, मतलब प्लेट ही हम यूज करते हैं। और इसकी साइज की अगर बात करें, 60x60x 3.15 mm होती है। 60x60x 3.15 mm, ये इसकी साइज होती है। और ये तांबे का बना होता है। और प्लेट को हमेशा हम क्या रखते हैं? नम रखते हैं, मतलब मॉइस्चर थोड़ा बहुत नमी उसमें रखते हैं, थोड़ा सा नम रखेंगे प्लेट को हमेशा। और प्लेट के चारों ओर नम रखने के लिए प्लेट के चारों ओर हमें क्या करना पड़ेगा? कोयला और नमक रखा जाता है प्लेट के चारों ओर। क्या रखते हैं हम? कोयला और नमक प्लेट के चारों ओर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इन अर्थड न्यूट्रल सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजिएंट वोल्टेज। तो ट्रांजिएंट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा अर्थड न्यूट्रल सिस्टम में? तो मैग्नीट्यूड होता है ट्रांजिएंट वोल्टेज का, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। अर्थ न्यूट्रल सिस्टम में मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजिएंट वोल्टेज वो वेरी लेस होगा, और जो ट्रांजिएंट करंट है वो ज्यादा होती है। ट्रांजिएंट वोल्टेज कम होता है, ट्रांजिएंट करंट है वो ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 4 वाट वोल्टेज लेवल स्क्यूड कंड्यूट सर्किट इज यूज्ड। तो स्क्यूड कंड्यूट सर्किट है वो 250 वोल्ट से 600 वोल्ट तक हम यूज करते हैं वोल्टेज लेवल में, बिटवीन 250 वोल्ट टू 600 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सर्किट है आपको दिखा रखा है, इस सर्किट में एक लैंप भी दिखा रखा है। तो यहाँ पर हम देखें, जब सर्किट में लैंप दिखा रखा है,
फ्रॉम द मोमेंट ऑफ स्विचिंग ऑन हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू लैंप टू ग्लो, मतलब तो लैंप को ग्लो होने में कितना टाइम लगेगा। ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस का वायर है, पूरा डिस्टेंस, और यहाँ पर स्विच है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है। प्रैक्टिकली जो टाइम है वो 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट लाइट के इक्वल रहती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर करना है, तो हम कह सकते हैं कि स्विच ऑन करते ही लगभग लगभग ऑलमोस्ट ये 0 होगा, मतलब तुरंत हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। 1 किलोमीटर का अगर ये रहेगा वायर, फिर भी क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का जो स्पीड होता है ऑलमोस्ट लाइट के इक्वल रहता है, जो कि स्पीड रहती है लाइट की 3 × 10⁸ मिली सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 38 देख लेते हैं, पहले 38 नहीं देखा हमने, 38 देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल का शेड्यूल क्या है, यहाँ पर जो शेड्यूल दिखा रखे हैं, तो हमें देखना है इलेक्ट्रिकल का शेड्यूल कौन सा है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल शेड्यूल। देखिए, इलेक्ट्रिकल शेड्यूल जब हम चेक करते हैं, पहला है आपका इलेक्ट्रिकल शेड्यूल, द लिस्ट ऑफ द ए लिस्ट और ए प्लान ऑफ बिल्डिंग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच रूम्स। ये इलेक्ट्रिकल का शेड्यूल है कि बिल्डिंग्स का प्लान हमें बताना पड़ेगा और नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रत्येक रूम में हमें बताने पड़ेंगे, ये इलेक्ट्रिकल शेड्यूल में आता है। प्रत्येक कमरे में बिंदुओं की संख्या के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। विद्युत वायरिंग में हम जैसे आईएसआई चिन्ह का हम उपयोग होना चाहिए, आईएसआई डिवाइस का हमें यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आईएसआई डिवाइस है, उसका हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। और लाइट व पंखे का परिपथ एक ही होता है, जो भी आपका सिस्टम रहेगा उसमें लाइट और फैन का परिपथ एक ही होता है, लेकिन पावर सर्किट है वो अलग होता है। और जो भी हम सर्किट डिजाइन कर रहे हैं उसमें इस तरीके का सिस्टम डिजाइन करना चाहिए हमें, ताकि अगर फ्यूचर में कोई अलग से अरेंजमेंट, कोई अलग से सर्किट बनाना हो तो उसकी व्यवस्था की जा सके। तो भवन की सूची, योजना, प्रत्येक कमरे में बिंदुओं की संख्या, इसके बारे में हमें जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम यही है, भवन की सूची, योजना और प्रत्येक कमरे में बिंदुओं की संख्या के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वायरिंग का सिस्टम कौन सा है। यहाँ पर वायरिंग का मेथड कौन सा है, तो देखिए वायरिंग का जो मेथड है वो देखिए, जॉइंट बॉक्स भी हम यूज करते हैं वायरिंग में, टी सिस्टम भी हम यूज करते हैं, लूप भी हम यूज करते हैं। जॉइंट बॉक्स, टी सिस्टम और लूप सिस्टम भी हम यूज करते हैं वायरिंग में, तो तीनों का ही हमें यूज करना पड़ेगा। ये वायरिंग के तीनों ही मेथड होते हैं। टी सिस्टम क्या है, जैसे टी सिस्टम में इस तरीके की वायरिंग होगी, इस तरीके से कनेक्शन रहेगा, अलग अलग जगह पर दिया जाएगा टी सिस्टम। मेन लाइन से अगर हमें बाकी सर्किट्स में जाना है तो हमें टी सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, अगर मेन सर्किट से, मेन लाइन से हमें बाकी सर्किट में जाना है तो। दूसरा हम देखें जॉइंट बॉक्स का हमें क्या आदत पड़ेगी, अगर केबल जोड़ लगा करके अगर हम आ, अलग सर्किट में जा रहे हैं मेन लाइन से, तो जोड़ों के ऊपर टैप हम लपेटते हैं, तो जॉइंट बॉक्स भी हम यूज करेगा। एक होता है लूप सिस्टम। लूप सिस्टम क्या होगा, जैसे कि डीसी प्रणाली, डीसी वायरिंग में हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं, जैसे लैंप हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, पंखे हो गए,
सर्किट की वायरिंग होगी, वो सभी लूपिंग मेथड से की जाती है। मतलब अलग अलग कमरों में जो जिस सिस्टम से हम वायरिंग करते हैं वो लूप सिस्टम के थ्रू करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द मोटर इंस्टॉलेशन। तो मोटर का अगर आपको इंस्टॉलेशन करना है तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू रहेगा। तो देखिए, मोटर के इंस्टॉलेशन के लिए आपको आयरन के होने चाहिए, जितने भी ऑल इक्विपमेंट यूज्ड इन पावर वायरिंग शैल बी आयरन क्लेड। तो जितने भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं पावर वायरिंग में वो आपके आयरन के लेड के होने चाहिए मोटर इंस्टॉलेशन के लिए। ऑल इक्विपमेंट यूज्ड इन पावर वायरिंग शैल बी आयरन क्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम देखते हैं, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर वायरिंग कंटिन्यूअस बस बार। कौन सा मटेरियल है हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस बस बार के लिए। वो एल्युमिनियम ही हम यूज करेंगे यहाँ पर। अगर हमें कंटिन्यूअस बस बार की वायरिंग हमें करनी है तो हमें एल्युमिनियम का ही यूज करना पड़ेगा। मतलब लोहे का उसमें वो नहीं रहना चाहिए, संक्षारण नहीं होना चाहिए। जैसे विद्युत मोटर में हम यूज करते हैं भारी गेज धातु का प्रयोग करते हैं विद्युत मोटर में। ठीक है, तो एल्युमिनियम का हम यहाँ पर यूज करेंगे। वायरिंग कंटिन्यूअस बस बार के लिए एल्युमिनियम का उपयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टिजेंसीज का मतलब क्या है यहाँ पर। व्हाट इज मीन बाई कॉन्टिजेंसीज। कॉन्टिजेंसीज का मतलब होता है द लिस्ट ऑफ वेग्यूज एंड अनफोर्सीन आइटम इन इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। मतलब कोई भी लिस्ट है ऐसी जो कि इस कैटेगरी में जुड़े रहते हैं। द लिस्ट ऑफ वेग्यूज एंड अनफोर्सीन आइटम इंक्लूड इन दिस कैटेगरी वो कहलाते हैं कॉन्टिजेंसीज। जो भी अनफोर्सीन आइटम रहते हैं वेग्यू उनके लिए हम कॉन्टिजेंसी वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 43 क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन ए सर्किट कनेक्टिंग ओनली लाइटिंग पॉइंट। तो लाइटिंग पॉइंट पर हम मैक्सिमम वोल्टेज यानी कितना लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं लाइटिंग पॉइंट पर। तो 800 वोल्ट तक ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। लोड की गणना है, जैसे जब लोड कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, लोड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लैंप के लिए हम 60 वाट लेते हैं। लोड की गणना करते समय मैक्सिमम लेते हैं, लैंप के लिए 60 वाट लेते हैं, सॉकेट के लिए 100 वाट लेते हैं। अगर छत का पंखा है, छत के पंखे के लिए 160 वाट लेते हैं। अगर कोई पावर सॉकेट है, पावर सॉकेट के लिए 1000 वाट लेते हैं। मरकरी वेपर लैंप है उसके लिए 80 वाट लेते हैं। और फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसके लिए 40 वाट लेते हैं। ये स्टैंडर्ड वाट है। ठीक है, और प्रकाश बिंदुओं को जोड़ने वाले परिपथ में हम अधिकतम लोड है वो 800 वाट लेते हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल कंड्यूट इन मोटर इंस्टॉलेशन। तो फ्लेक्सिबल कंड्यूट की मोटर इंस्टॉलेशन में मैक्सिमम लेंथ क्या होती है, वो होती है लेस देन 1.25 मीटर। 1.25 मीटर से लेस देन होगी यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ है फ्लेक्सिबल कंड्यूट मोटर के इंस्टॉलेशन में। मोटर इंस्टॉलेशन में 1 लेस देन 1.25 मीटर।
यानी इसकी लंबाई जो है 1.25 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो एल्युमिनियम का वायर अगर हम यूज कर रहे हैं तो एल्युमिनियम के वायर की जो मोटाई है वो यहाँ पर 1/1.80 एल्युमिनियम चालक केबल से कम माप का चालक उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। और अगर हम पावर के लिए यूज कर रहे हैं वायर तो उसकी मोटाई है, केबल की मोटाई वो होनी चाहिए 3/0.915 mm। 3/0.915 mm ये होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज फॉर करंट रेटिंग इन पावर इंस्टॉलेशन। पावर इंस्टॉलेशन में व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज फॉर करंट रेटिंग इन पावर इंस्टॉलेशन, तो वो क्या होगा हमारा, दो होगा। पावर इंस्टॉलेशन में सेफ्टी फैक्टर जो होगा पावर इंस्टॉलेशन में वो दो रहता है। नेक्स्ट देखें, ये लाइटिंग सब सर्किट, उसके अंदर 100 वाट का लैंप रहेगा। ये लाइटिंग सब सर्किट 100 वाट का लैंप है। इफ द रेटेड करंट ऑफ फ्यूल्ड इन दिस सर्किट इज 5 एम्पियर, तो अगर रेटेड करंट है वो 5 एम्पियर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट ऑन दिस सर्किट विदाउट वायोलेटिंग रेगुलेशन एंड सेफ्टी पॉइंट, तो मैक्सिमम कितने लाइट पॉइंट यहाँ पर होने चाहिए, तो ये यहाँ पर 8 मैक्सिमम लाइट पॉइंट हो सकते हैं। कितने लाइट पॉइंट हो सकते हैं, 8 मैक्सिमम लाइट पॉइंट हो सकते हैं। जैसे लाइटिंग सब सर्किट रहता है उसमें तो 10 रहते हैं वैसे, लेकिन 10 पॉइंट और 800 वाट हो सकता है लाइटिंग सर्किट में। अब एक लैंप में 100 वाट है, इसका मतलब 800 डिवाइड बाई 8, मतलब 8 पॉइंट हो सकते हैं। तो वैसे तो लाइटिंग सब सर्किट में मैक्सिमम 10 पॉइंट होते हैं, लेकिन 800 वाट भी होता है। और यहाँ पर दे रखा है 100 वाट का लैंप है, तो 800 में 100 का भाग दे देंगे तो 8 ही पॉइंट यहाँ पर निकल के आएंगे, 10 पॉइंट निकल के नहीं आएंगे। और वैसे जनरली 10 होते हैं। दिस टाइप ऑफ अर्थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज ए फायर अर्थिंग। फायर अर्थिंग किसको बोलते हैं हम, जो आपकी रोड अर्थिंग होती है उसी को हम फायर अर्थिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर हम 12.5 मिलीमीटर व्यास की ताम्र छड़ का उपयोग करते हैं। 12.5 mm इसका डायमीटर होता है, तो उसकी छड़ हम यूज करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं 16 mm की जीआई छड़ का यूज करते हैं। या तो 12.5 मिलीमीटर की ताम्र छड़ का यूज करते हैं, तांबे की छड़ जिसको हम बोलते हैं ताम्र छड़। या फिर हम 16 mm व्यास की जीआई छड़ का उपयोग करते हैं। 16 mm व्यास की किसका यूज करते हैं, जीआई छड़ का यूज करते हैं। तो अर्थिंग में गड्ढा नहीं खोदा जाता है, बल्कि छड़ को हम जमीन में गाड़ देते हैं। और बलुआ जमीन इसके लिए ज्यादा सबसे बेस्ट मानी जाती है। बलुआ जमीन जो होती है आपकी, उसको ज्यादा बेटर मानते हैं, अच्छी मानते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कॉपर स्ट्रिप, जो कि स्ट्रिप अर्थिंग के लिए यूज आती है कॉपर स्ट्रिप, उसका डायमेंशन क्या है। उसका डायमेंशन होता है 25 mm इंटू 3 mm। 25 mm 3 mm ये कॉपर स्ट्रिप का डायमेंशन होता है, जो कि स्ट्रिप अर्थिंग में यूज की जाती है। 25 mm 3 mm यानी 25 mm से 1.6 mm हो गया
25 mm 1.6 mm से 25 mm 3 mm तक रखते हैं। और गड्ढे की जो गहराई है वो 0.5 मीटर से कम नहीं रखा जाता है, मतलब 0.5 मीटर से ज्यादा ही होनी चाहिए। और अर्थिंग, पथरीली मिट्टी के कारण यह गड्ढा जो रखा जाता है, जो हम गड्ढा रखते हैं, वो ज्यादा कठिन होता है। अगर पथरीली मिट्टी रहेगी तो गड्ढा खोदना कठिन है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं, कॉपर स्ट्रिप का। और जो जीआई स्ट्रिप होती है अर्थिंग के लिए जो यूज की जाती है, जीआई स्ट्रिप, उसकी अलग अलग साइज होती है, मतलब 25 mm से 4 mm तक की होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे लाइटिंग अरेस्टर की अर्थिंग की बात करें, देखिए लाइटिंग अरेस्टिंग की जो अर्थिंग स्ट्रिप होती है कॉपर की, वो 25 mm से 3 mm होती है। पीएलसी पैनल की भी 25 mm से 3 mm होती है। और डीजी और ट्रांसफार्मर फ्यूल न्यूट्रल के लिए 50 mm से 6 mm होती है। ट्रांसफार्मर की बॉडी के लिए 50 mm से 6 mm की होती है। ये साइज है जो आप अर्थिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाय टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी अर्थिंग यूज करती है, तो वो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम स्ट्रिप अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। कैसी अर्थिंग यूज करते हैं, स्ट्रिप अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉर लार्ज पावर स्टेशन। लार्ज पावर स्टेशन के लिए अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 ओम होगी, और 0.5 ओम से 1 ओम तक होती है लार्ज के लिए। और जो आपके छोटे रहेंगे, छोटों के लिए रहती है 1 से 2। और जो बाकी अर्थिंग प्रतिरोध बाकी जो रहेंगे, उनकी रहेगी 2.5 से 5। तो बड़ों के लिए तो कम रहती है, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ जीआई पाइप थ्रू विच द अर्थ वायर नीड टू बी टेकन आउट। तो उसका डायमीटर क्या रहेगा, जिसके द्वारा अर्थ वायर है वो भारी रहता है, वो 13 mm रहता है, 13 mm डायमीटर रहता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं उसको, जीआई। जीआई का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, जीआई पाइप, गैल्वेनाइज्ड पाइप, जिसके माध्यम से आप अर्थ वायर को निकाल सकते हैं। और इसका व्यास, इसका डायमीटर जो है वो 13 mm होता है। नेक्स्ट देखते हैं, which set of rule are to be verified on completion of wiring on any new installation। तो न्यू इंस्टॉलेशन में कौन सा सेट ऑफ रूल आपको लगाना होगा, तो यहाँ पर आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, आईई, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 आपको लगाना होगा। कि भी किसी भी, अगर आप नए संस्थान में वायरिंग की पूर्णता को भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के नियमों के सेट से जांचा जाता है। तो आई रूल 1956 के द्वारा इसको किया जाएगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52, देखिए ये क्वेश्चन है, इंटरनल वायरिंग कौन सा है, यहाँ पर क्लीट वायरिंग है, कंड्यूट वायरिंग है, या सीटीएस वायरिंग है। तो इंटरनल वायरिंग आपका रहेगा, जैसे कि क्लीट वायरिंग भी आप यूज करते हैं, कंड्यूट वायरिंग भी यूज करते हैं, सीटीएस वायरिंग भी आप यूज करते हैं। तीनों ही इंटरनल वायरिंग के प्रकार हैं। क्लीट वायरिंग एक प्रकार से अस्थायी प्रकार है, नमी वाले स्थान या दर्शनीय स्थान के लिए उपयुक्त नहीं है यहाँ पर ये। और क्लीट वायरिंग की जो क्लीट की जो वो दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। कंड्यूट वायरिंग होती है, ये पाइप के अंदर ली जाती है, और इसका प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छा होता है, नमी और आग के प्रभाव से मुक्त रहेगी कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
बेटन वायरिंग का टाइप एग्जांपल कौन सा है? बेटन वायरिंग, बेटन वायरिंग होता है मेटल शीथेड वायरिंग और टीआरएस और पीवीसी। जैसे मेटल शीथेड वायरिंग है, ये भी आपका बेटन वायरिंग होता है। टीआरएस और पीवीसी वायर्स हैं, ये भी आपका बेटन वायरिंग का ही टाइप है। ठीक है, मेटल शीथेड वायरिंग और टीआरएस और पीवीसी वायरिंग। और वायरिंग है लकड़ी के बेटन पर स्थापित की जाती है, बेटन वायरिंग कहते हैं। वायरिंग की स्थापना के लिए दीवारों को छेनी हथौड़े से 2-2 सेंटीमीटर के आकार के 3-4 सेंटीमीटर के गहरे छिद्र बना करके लकड़ी की गिल्लियां यहाँ पर ठोकी जाती है बेटन वायरिंग के लिए। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा है बेटन वायरिंग का टाइप, कौन सा है यहाँ पर? तो बेटन वायरिंग का टाइप हमारा है, जैसे देखिए मेटल शीट बेटन वायरिंग, जैसे मेटल शीट वायरिंग हम यूज कर सकते हैं, टीआरएस और पीवीसी वायर भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों ही हम यूज करेंगे यहाँ पर। टीआरएस और पीवीसी वायर, जो आपका टीआरएस वायरिंग है जिसको हम बोल सकते हैं मीटर शीथ वायरिंग है। ये मीटर शीथ वायरिंग के एग्जांपल क्या है, मीटर शीथ वायरिंग का मतलब बेनिफिट क्या है आपको? पहली बात तो ये जो वायरिंग है, केवल उपयोग में लाए जाते हैं इसमें, मतलब इसमें केवल जो केवल उपयोग में लाए जाते हैं वो लीड शीथित होते हैं। जो भी केवल यहाँ पर यूज किए जाएंगे मीटल शीथित वायरिंग, वो लीड शीथित होते हैं। मीटल की जगह यहाँ पर लीड का यूज किया जाएगा, मतलब लीड शीथित केबल रहेंगी, वो सरल होती है और मैकेनिकल लॉसेस यहाँ पर नहीं होते हैं। और अगर आप अर्थिंग अच्छे से रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा टिकाऊ है। जबकि टीआरएस और पीवीसी वायरिंग की बात करें, टीआरएस और पीवीसी वायर की, तो टीआरएस और पीवीसी वायरिंग में क्या होता है, अ, सागवान की लकड़ी जैसे कि 12.5 mm ऊंचाई की चौड़ाई की मतलब बेटन करते हैं हम, इसमें सागवान की लकड़ी का यूज करते हैं टीआरएस वायरिंग में। और ज्यादा टिकाऊ है, ये सुंदर भी होती है, धुआं और रासायनिक प्रभावों से सुरक्षित है, आग लगने का भय वो बहुत कम रहता है इसके अंदर। लेकिन टीआरएस वायरिंग के लिए हमें अच्छे कार्यकर्ता की जरूरत पड़ती है, मतलब अच्छे से कार्य कुशल व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, वही टीआरएस वायरिंग में काम कर सकता है या इससे रिलेटेड काम है वो कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि ये क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्लीट? तो टू सक्सेसिव क्लीट के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो रहेगी वो 0.6 मीटर रहेगी, अधिकतम दूरी। और क्लीट वायरिंग एक तरीके से सस्ती वायरिंग भी होती है, और 0.6 मीटर उनके बीच में डिस्टेंस रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी आउटलेट आर परमिटेड इन पावर सर्किट? तो पावर सर्किट में 2 पॉइंट है, वही आउटलेट है, वो परमिटेड रहते हैं पावर सर्किट में। या फिर हम बोल सकते हैं एक सर्किट में 3000 वाट या 2 पॉइंट, इससे अधिक रेटिंग के उपकरण नहीं जोड़ने चाहिए। और अगर लाइटिंग है तो लाइटिंग में 10 पॉइंट या 800 वाट, दोनों में से एक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। पावर सर्किट में मैक्सिमम लोड क्या है, वो तो 3000 वाट है। तो पावर सर्किट में मैक्सिमम लोड क्या है, 3000 वाट ही है, तो 3000 वाट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी बैटरी भी डाउन होने वाली है इसकी।
15% बचा है। 15% में वीडियो खत्म हो जाएगा क्या? क्षेत्र क्वेश्चन करना है। 59 वाला नंबर चल रहा है अभी। 59। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ ISI, द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट। तो वन सब सर्किट में यहाँ पर मैक्सिमम लोड है वो 800 वॉट ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हाईली स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड इन। हाईली स्किल्ड लेबर आपको कहाँ जरूरत पड़ेगी? कंड्यूट और कैशिंग कैंपिंग वायरिंग में। कंड्यूट में भी जरूरत पड़ेगी और कैशिंग कैंपिंग वायरिंग में भी जरूरत पड़ेगी। ये भी टाइप है एग्जाम इसका वायरिंग का। यहाँ पर बहुत ज्यादा कुशल कारीगर की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे TRS वायरिंग जो होती है, TRS वायरिंग की बात करें, TRS वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग दोनों के लिए आपको कुशल आदमी की जरूरत पड़ती है। रेजिस्टिविटी या अर्थ की इंक्रीज हो जाती है, जबकि मॉइस्चर आपका कितना आता है? अगर आपका मॉइस्चर 20% से कम आ जाता है तो रेजिस्टिविटी है अर्थ की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है 20% से कम आने पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग इज प्रीफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग। तो वर्कशॉप लाइटिंग के लिए हम कौन सी वायरिंग यूज करते हैं? कॉन्सील्ड कंड्यूट वायरिंग हम यूज करते हैं वर्कशॉप लाइटिंग के लिए, जिसको हम छिपी हुई वायरिंग भी बोल सकते हैं। जैसे कि वायरिंग के 5 प्रकार होते हैं वैसे तो। सतह पर वायरिंग, सरफेस वायरिंग होता है, छिपी हुई वायरिंग होती है, बैटन वायरिंग होती है, क्लीट वायरिंग होती है, कैशिंग और कैंपिंग वायरिंग होती है। मतलब वायरिंग के 5 प्रकार होते हैं: कैशिंग कैंपिंग, बैटन वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग, सरफेस वायरिंग और क्लीट वायरिंग और होता है एक। ये 5 वायरिंग के टाइप होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, द लूप अर्थ वायर यूज्ड स्मॉल नॉट बी साइज लेस देन। तो लूप वायर में हम कैसे मतलब उसकी साइज कितनी रहेगी मिनिमम? 14 SWG तो रहनी चाहिए। 2.5 mm स्क्वायर 14 SWG, या सब सर्किट में हाफ साइज हो सकती है, यानी कि 2.9 mm स्क्वायर क्यू डिवाइड बाई 14 SWG। 14 SWG की तो रहनी चाहिए। क्यू का आधा हो सकता है, उपसर्ग सर्किट में क्यू का आधा हो सकता है, लेकिन अगर 14 SWG ले रहे हैं तो तांबे की होनी चाहिए, तांबे की। और 12 SWG ले रहे हैं हम तो 12 SWG है वो एल्युमिनियम का होना चाहिए। और तार का व्यास है भूमि के नीचे 8 mm और भूमि के ऊपर 6 mm होना चाहिए। भूमि के ऊपर 6 mm और भूमि के नीचे 8 mm, ये तार का व्यास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISI, एक द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट फैन सॉकेट दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट। तो वो हमारे 10 ही मैक्सिमम पॉइंट आप कनेक्ट कर सकते हैं सब सर्किट में, कुछ से ज्यादा नहीं कर सकते, या 800 वोल्ट ही कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो तीसरी पिन आपको दी जाती है, थर्ड पिन जो आपको दी जाती है, वो किस उद्देश्य के लिए दी जाती है, क्या रीजन है उसका? अर्थ कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जाती है। तीसरी जो पिन दी जाती है आपको स्विच में, अर्थ कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जाती है। ठीक है, और लंबा भी होता है, मोटा भी होता है, और सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से लगाई जाती है ताकि कुछ प्रॉब्लम आए, एरर आए तो उसको बाईपास कर सके। नेक्स्ट देखते हैं। इन प्रैक्टिस अर्थ इज चूजन एज प्लेस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा आपका अर्थ का, जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा प्रैक्टिस में जो हम देखते हैं।
अर्थ इज चूजन एज प्लेस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज इट हैज ऑलमोस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है। विच टाइप ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग मेथड हैज हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज appear अंडर द फॉल्ट कंडीशन? तो वो है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। रिएक्टेंस ग्राउंडिंग का हम यूज करते हैं। which type of neutral grounding method has the high transient voltage appear under the fault condition, that is reactance grounding? क्योंकि x नॉट डिवाइड बाई आर नॉट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 होती है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी। ये किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो आपका डिपेंड करेगा करंट कितना है, वोल्टेज कितना है और कितने ड्यूरेशन तक कांटेक्ट में रहा है। इन तीनों ही चीजों पर डिपेंड करता है। जो ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट अगर शॉक लगेगा, कितने देर तक टच में रहा है, कितनी करंट की वैल्यू है, कितनी वोल्टेज की वैल्यू है। अगर गीली अवस्था में बात करें तो गीली अवस्था में मानव का जो प्रतिरोध है वो 1 किलो ओम तक रहता है अगर आदमी गीला है तो, और अगर आदमी सूखा है तो 1 मेगा ओम तक रहता है। अगर ड्राई है तो कोई पानी वानी का लिक्विड वगैरह नहीं है, नहाया धोया नहीं है, तो 1 मेगा ओम रहेगा, नहीं तो 1 किलो ओम इंसान का रेजिस्टेंस रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मली द ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस इज टोटली वेट एंड ड्राई कंडीशन। तो वेट की कंडीशन में तो 1 किलो ओम है, ड्राई कंडीशन में 1 मेगा ओम है। द पर्पज ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन इज। तो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस का अर्थिंग की जाती है, उसका पर्पज क्या है? उसका पर्पज है सेफ्टी, शॉक के अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट शॉक। ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रिकल फायर हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिकल रूप से आग लगी है, इलेक्ट्रिकल फायर हुआ है, तो आप कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे? तो CO2 का आपको उपयोग करना पड़ेगा, या फिर आप CCl4 बालू का भी उपयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक वायर में। मतलब इलेक्ट्रिक वायर में फायर लगी है तो CO2 का यूज करेंगे, या CCl4 बालू का भी हम उपयोग कर सकते हैं। नहीं देखें। इन एडिशन ऑफ ग्राउंड रोड, अर्थिंग ग्रिड में ग्राउंड रोड आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? जैसे ही ग्राउंड रोड अर्थिंग रोड ग्रिड में आप कनेक्ट करते हैं, तो ग्राउंड रोड कनेक्ट करते ही आपका जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो स्लाइटली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, स्लाइटली, ज्यादा नहीं होगा, स्लाइटली। नेक्स्ट देखें। 73 क्वेश्चन देखिए, ये रहा। फॉर द मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड आपको दे रखी है, उसका अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड शुड बी फार अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड अंडर रेस्ट। मतलब कि जो इलेक्ट्रोड टेस्ट में आ रही है और जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है वो दोनों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रहनी चाहिए, मतलब 40 मीटर की दूरी पर रहनी चाहिए किसी भी भू इलेक्ट्रोड का भू प्रतिरोध मापने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। 74 नंबर,
मोटर परिपथ के लिए कौन से रंग की एमसीबी का चयन किया जाता है? तो मोटर परिपथ के लिए नीले रंग की एमसीबी का उपयोग करते हैं हम। कौन सी एमसीबी का यूज करेंगे? नीले रंग की एमसीबी का उपयोग करेंगे मोटर परिपथ सर्किट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का आकलन कट बनाते समय बाहर का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो देखिए, सारे विद्युत उपकरणों के सह निर्धारण का केडब्ल्यू में यू उपयोग होगा यहाँ पर। टोटल ऑफ रेटिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल फिटिंग इन केडब्ल्यू। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का आकलन एस्टिमेट करते समय बाहर का आकलन है, इस तरीके से किया जाएगा, टोटल ऑफ द रेटिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल फिटिंग इन केडब्ल्यू। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं लगभग लगभग कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन हम पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल ये क्वेश्चन थे वैसे 153 के आसपास क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। 153 भी नहीं थे, 163 क्वेश्चन थे एस्टिमेशन और कॉस्टिंग से रिलेटेड। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं ज्यादातर एग्जाम में। ये रेलवे की एग्जाम में ज्यादातर जेई, सेक्शन इंजीनियर, इन्हीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आपको ऑन कर लेना है। धन्यवाद।